गौरव रेलवे स्टेशन के पास गोभी आलू पराठा बनाने का काम करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। गौरव के घर पर उसकी अम्मी, बेटी और बीवी थी। गौरव सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था। सुनिए जी, गोभी आलू के पराठे बनाने में लागत बहुत ज्यादा आती है। आप एक काम कीजिए, आप सादे पराठे बना के बेचिए, जिससे हमारी लागत कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सादे पराठे खाना कोई पसंद नहीं करेगा, और फिर अब्बू भी गोभी आलू के पराठे बेचा करते थे, इसलिए मैं भी यही काम करूँगा। गौरव के पास तरह तरह के ग्राहक और उनकी तरह तरह की डिमांड होती थी। अरे भाई, मेरे पराठे में जरा गोभी आलू ज्यादा भर देना। मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मुझे पराठे के साथ नहीं चाहिए। गौरव कभी कभी ग्राहकों की डिमांड सुनकर परेशान हो जाता था। अगर आपको पराठे के साथ सब्जी चाहिए तो उसके अलग से पैसे देने होंगे। मैं अलग से पैसे नहीं दूंगा। देख रहे हो भाइयों, ये मियाँ सब्जी के पैसे अलग से मांग रहे हैं। चलो चलो, हमें यहाँ खाना नहीं खाना है। सुनिए तो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही। एक दिन गौरव बहुत निराश होकर घर पहुंचा। क्या हुआ? ठेले पे लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ग्राहक पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें सब्जी, अचार, दही सारे पराठों के साथ उन्हें चाहिए। चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाएं। तुम्हारे घर ही घूमने चलते हैं। गौरव अपने ससुराल में घूमने गया, जो गांव में थी। रास्ते में गौरव और उसकी बीवी को प्यास लगी। उन्हें कहीं से बाहर गिरने की आवाज सुनाई दी। ये झरने की आवाज तो पूरब दिशा की ओर से आ रही है। गौरव और उसकी बीवी पूरब की ओर चलते गए। झाड़ियों के पार उन्हें एक बहार मिली। ये बहार तो बेहद खूबसूरत है। गौरव और उसकी बीवी ने जी भरकर पानी पीकर प्यास बुझाई और हाथ पैर भी धोए। जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये कराहने की आवाज बाहर के पीछे से आ रही है। बहार के अंदर घुस के देखना होगा, तभी पता लगेगा कि उस पार कौन है। लेकिन बाहर के अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है। क्या पता ये किसी तरह का जाल हो। तभी बाहर में से आवाज आई। ये किसी तरह का जाल नहीं है, मेरी मदद करो। मैं एक साधु हूँ, मुझे कैद से आजाद करो। मुझे बहार के पार जाना ही होगा बेगम। अगर मैं वहाँ कैद होता तो मैं नहीं चाहता कि मुझे भी कोई कैद से आजाद करे। गौरव बहार के पार गया तो उसने देखा कि एक बाबा एक कटीले खंभे से बंधे हुए थे। बाबा की पीठ से खून बह रहा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे कैद हो गए? मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम मुझे कैद से आजाद करो। गौरव ने रस्सी खोल दी और बाबा आजाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक साधु हूँ और मेरे पास तिलस्मी ताकत है। मैं इंसान की मुरादें पूरी कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश की। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, तब उन्होंने मुझे इस बहार के पीछे कैद कर दिया। अगर तुम्हारे पास तिलस्मी ताकत है तो खुद तुम उससे आजाद क्यों नहीं हो पाए? मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकता। ठीक है साधु महाराज, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपने ससुराल पहुंचना है, मुझे देर हो रही है। तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। नहीं साधु जी, मैं अपनी मेहनत और लगन से जीवन में कुछ हासिल करना चाहता हूँ। साधु बाबा से बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन गौरव को बहुत सारी बरकतें दी। गौरव अपने ससुराल से लौटने के बाद फिर से अपने गोभी आलू के पराठे बनाने के धंधे में लग गया। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। आइए आइए। ग्राहक फिर से तरह तरह की डिमांड करने लगे। अरे भाई, मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। सब्जी तो नहीं है। तभी अचानक उस आदमी के पराठे में से सब्जी निकलने लगी। मुझे पराठे के साथ दही चाहिए। मेरे पास दही नहीं है। लेकिन तभी उस आदमी के पराठे में से दही निकलने लगा। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मेरे पास अचार नहीं है।
लेकिन तभी तीसरे आदमी के प्लेट में से अचार निकलने लगा। सारे लोगों का दिमाग चकरा गया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने लोगों को सब्जी, दही, अचार नहीं दिया, तो भी इनके प्लेट में तीनों चीजें कहाँ से आ गईं? तभी वहाँ वही बाबा आए जिन्हें गौरव ने बाहर के पीछे जाकर आजाद किया था। बेटा, जरा 2 पराठे लगा देना, सब्जी, दही और अचार के साथ। इतना कहकर बाबा अदृश्य हो गए। गौरव समझ गया कि ये सारा चमत्कार उन बाबा की वजह से हो रहा है। गौरव की रेहड़ी पर लोगों की भीड़ लग गई। सभी पराठे खाने के लिए वहाँ टूट पड़े। वे पराठे के साथ सब्जी, दही, अचार और जो भी मांगते वही पराठों में से निकलने लगता और थाली में आ जाता। गौरव ईमानदारी से सिर्फ पराठों के पैसे लिया करता। कुछ ही दिनों में गौरव लखपति बन गया। गौरव ने सबको सच सच बताया कि ये चमत्कार एक बाबा की वजह से हो रहा है, जिसे गौरव ने बाहर के पीछे के कैद से आजाद किया था। वे बाबा बाहर के पास ही ध्यान में लीन होकर तपस्या करने लगे। गौरव के बराबर में दीपक नाम का एक आदमी ठेला लगाता था। दीपक भी पराठे बेचता था। दीपक ने सोचा कि अगर वो भी गौरव की तरह वरदान प्राप्त कर ले तो वो भी जल्दी अमीर हो जाएगा। दीपक गौरव के पास गया और उसने बातों बातों में वो जगह पूछ ली जहाँ बाहर था। दीपक बंदूक लेकर बाबा के पास पहुँच गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सुन बड़ाओ, मेरा नाम दीपक है और मैं गौरव के सामने ठेला लगाता हूँ। तूने गौरव को तोहफा देके बहुत बुरा किया। तुम गलत समझ रहे हो। गौरव एक भला और मेहनती आदमी है। उसने मुझसे कोई तोहफा नहीं मांगा था। मैंने उसे सुखी रहने की बरकतें दी है। समझ गए ना? मेरे सामने ज्यादा बड़बड़ मत कर बुड्ढे। चुपचाप मुझे भी लखपति बनने की बरकतें दे, वरना बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इस तरह से बरकतें नहीं मिला करती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। दीपक ने बाबा की गर्दन पकड़ ली और उनकी गर्दन को दबाते हुए कहा, जल्दी बरकत दे, वरना मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे बरकतें देता हूँ। दीपक ने लौटकर बहुत खुश होकर अपनी रेहड़ी लगाई। दीपक ने जब ग्राहकों को प्लेट में पराठे रखकर दिए तो प्लेट में पराठों के ऊपर सांप बिलबिलाने लगे। जितनी बार भी दीपक ने प्लेट पे पराठा रखा, हर बार अंजाम वही हुआ। लोगों ने दीपक के पराठे बिल्कुल ही खाने छोड़ दिए। अब सारे ग्राहक गौरव की रेहड़ी पर जाने लग गए और गौरव ने देखा कि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो गौरव ने 2 नौकरों को रखकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और इस तरह अपनी मेहनत और लगन के भरोसे पर खुशहाल जीवन बिताने लगा। ये अफसाना अच्छे गांव का है, जहां अमृत अपनी बीवी गंगा और वालिदैन के साथ रहता है। अमृत झगड़ालू फितरत का है, लेकिन गंगा हमेशा शांत रहती है। अमृत को गंगा का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। आज भी गंगा ने नाश्ते में बड़े चाव से आलू के पराठे बनाए हैं, लेकिन अमृत को उनमें कोई भी जायका नहीं मिलता। गंगा, तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है? अब इनमें कोई जायका ही नहीं रहा। क्या हुआ अमृत? तुम्हारे इन आलू के पराठों से तो कल की सादी रोटी बेहतर थी। बहू, तुमसे एक काम भी कायदे से नहीं होता। अरे इसमें गंगा का क्या कसूर है? अमृत, तुम्हारा मुंह खराब होगा। मुझे तो पराठे बड़े अच्छे लग रहे हैं। बराए मेहरबानी आप खाकर तो देखिए। इन पराठों से बेहतर मुझे जहर लाकर दे दो। अमृत गुस्से से पराठा फेंकता है। गंगा अमृत के इस बर्ताव से दुखी होती है। उसकी आंखें भर आती है। वो आंसू उस पराठे पर गिरते हैं। गंगा वो पराठा उठाकर चूमती है। अमृत का गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। वो गंगा को बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। व्यास जी बहू का साथ देते हैं और वो भी घर से निकल जाते हैं। गंगा अपने ससुराल का झगड़ा लेकर मायके नहीं गई। दोनों घर से बाहर सड़क पर हैं। गंगा घर से निकलते समय जिस पराठे को अमृत ने फेंक दिया था, उसे अपने हाथ में लेकर आई। व्यास जी अपनी बहू को खुद मुतखतार बनने का मशवरा देते हैं। अब्बा जान, आप क्या कहना चाहते हैं? बहू, जिस पराठे की वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई है, उसी पराठे से तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। आप होटल या ढाबा खोलने की बात कर रहे हैं? उसके लिए पैसों की जरूरत होगी।
फिक्र मत करो, मैं अपना मोबाइल बेच दूंगा। फिर भी मेरा ढाबा चलेगा इसकी क्या गारंटी है? तभी गंगा के हाथ में जो पराठा है उससे आवाज आती है। गंगा और व्यास जी हैरानी से देखते हैं। गंगा, तुम्हारे ढाबे को चलाने की गारंटी मैं लेता हूँ। ये कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारे हाथ का पराठा बोल रहा हूँ। तुम्हारे शौहर ने जब मुझे खाने से इनकार करके जमीन पर फेंक दिया और तुम्हारी आंख से आंसू पराठे पर गिरे तो मुझ में जादुई ताकत आ गई। अब मैं जादुई पराठा बन गया हूँ। तुम मुझे हमेशा अपने पास रखो। मेरे जादू से तुम्हारा ढाबा खूब चलेगा। पराठे की बात सुनकर गंगा और व्यास जी अपनी पहचान बदलकर सड़क किनारे एक ढाबा खोलते हैं। ढाबे का नाम गंगा के पराठे रखते हैं। पहले रोज से ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। गंगा उस जादुई पराठे को हमेशा अपने पास रखती है। गंगा का ढाबा कुछ ही रोज में कस्बे की पहचान बन जाता है। गंगा और व्यास जी ने अभी तक अपनी शिनाख्त छुपाए रखी है। अमृत की अम्मा उस ढाबे के खाने की बहुत तारीफ करती है। बेटा, गंगा के ढाबे ने तो धूम मचा रखी है। उसके खाने की खुशबू दूर दूर तक फैल गई है। अम्मा, एक ये गंगा का ढाबा है और एक आपकी बहू गंगा, जिसके हाथ में कोई जायका ही नहीं था। हाँ बेटा, चलो किसी रोज हम भी इस ढाबे का खाना खाकर आते हैं। ठीक है अम्मा, अगले इतवार को चलते हैं। अमृत बेटा, बहू की कोई खबर मिली? नहीं अम्मा, वो अपने मायके में नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही इल्म है। तुम्हारे अब्बू जान और बहू न जाने कहाँ धक्के खा रहे होंगे। गंगा का ढाबा अब रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाता है। व्यास जी रेस्टोरेंट की गद्दी पर बैठते हैं और गंगा बावर्ची खाना संभालती है। एक रोज ग्राहकों की भीड़ में अमृत और उसकी अम्मा भी खाना खाने आते हैं। व्यास जी और गंगा उन्हें पहचान लेते हैं, लेकिन अमृत दोनों को नहीं पहचान पाता क्योंकि दोनों अपनी पहचान बदलकर अलग होलिया में हैं। अमृत और उसकी अम्मा खाने का ऑर्डर करते हैं। वेटर खाना सर्व करता है। व्यास जी और गंगा बावर्ची खाने में गुफ्तगू करते हैं। अब्बू जान, आपने देखा अम्मी जान खाना खाने आई हैं? साथ में अमृत भी आया है। अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो? जब तक उनकी आंख पर बंधी गुरूर की पट्टी नहीं खुलेगी, वो हमें नहीं पहचानेंगे। चलो हम अपना काम करते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। अमृत खाना खाकर बिल मांगता है। गंगा आकर पूछती है, जनाब आपको खाना कैसा लगा? बहुत लजीज। काश ऐसा खाना मुझे रोज खाने को मिलता। आप यहाँ रोज खाना खाने आ सकते हैं। रोज तो नहीं, आगे से हर इतवार को जरूर आऊंगा। अम्मी जान, आपको हमारे हाथ का खाना पसंद आया? ऐसा लजीज खाना मेरी बहू भी बनाती तो कितना अच्छा होता। तभी व्यास जी बिल लेकर अमृत के पास आते हैं। अमृत अपना पर्स निकालता है और चौंक जाता है। ओ माय गॉड, मेरा बटुआ और मोबाइल शायद चोरी हो गया। क्या बटुआ चोरी हो गया है? हाँ माँ, मुझे इल्म ही नहीं हुआ। अब क्या होगा? कुछ नहीं, आपको खाने का बिल देना होगा। हमारे रेस्तरां में ऐसे वाकये रोज होते हैं। लोगों को पेट भर खाने के बाद ही इल्म होता है कि उनका बटुआ चोरी हो गया है। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? माफ कीजिए, आप खाने की अदायगी कीजिए, नहीं तो क्या, आपको इस रेस्तरां में काम करके बिल की अदायगी करनी होगी। आप हमसे क्या काम करवाएंगे? फिलहाल तो बर्तन साफ करने का काम है। अमृत व्यास जी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते और खाने के बिल के बदले अमृत और उसकी माँ को बर्तन साफ करना पड़ता है। दिन भर दोनों बर्तन साफ करके शाम को रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं तो गंगा और व्यास जी को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। गंगा और व्यास जी अपने असली हुलिये में हैं। गंगा, तुम यहाँ? अमृत, तुम्हारे अब्बू जान भी यहाँ हैं। आप दोनों भी यहाँ खाना खाने आए हैं? हम यहाँ खाना खाने नहीं, खाना खिलाने आए हैं। तुमने रेस्तरां के नाम पर गौर नहीं फरमाया। गंगा रेस्तरां, ये मेरी बहू गंगा का रेस्तरां है। क्या? गंगा का रेस्तरां? बहू अगर होटल में खाना बनाए तो मजेदार लगता है और घर में वही खाना बेमजा हो जाता है। हाँ अम्मी जान, मुझे खाना बनाना आता है, शायद आप लोगों को खाना नहीं आता। बस करो बहू, और कितना जलील करोगी। हाँ गंगा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो। बहू, अब अपने घर चलो। अमृत और माँ जी का पछतावा देखकर गंगा दोनों को माफ कर देती है
और अपने घर वापस चली जाती है। पराठे का करिश्मा गंगा की किस्मत बदलकर उसकी जिंदगी खुशहाल बना देता है। एक घने जंगल के पास एक गांव था सोनपुर। सोनपुर में महेश और उसकी बीवी जया रहा करते थे। अरे महेश, कब लौटा रहे हो मेरा कर्ज? जल्दी ही सेठ जी, जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं तो सीधा आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जी सेठ जी। महेश की बीवी को सेठ से बेहद परेशानी थी। अरे ए जी, अब और कितना ब्याज देंगे सेठ को? जितना कर्ज इससे लिया था उसका तो दुगना दे चुके हैं हम। मालूम नहीं, ये सब मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो बस इतना इल्म है कि अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें सेठ जी को पैसे देने ही होंगे। ठीक है। एक मर्तबा की बात है, महेश ने जंगल में एक बड़े दरख्त का सौदा किया। उससे काफी अच्छे पैसे मिले। जब वो घर लौटा, अभी जाकर ये पैसे सेठ जी को दे आता हूँ। अरे अरे, सारे पैसे उनको देने की क्या जरूरत है? आधे हम रख लेते हैं ना। लेकिन क्यों? क्यों क्या? मेरे बदन पर एक भी जेवर नहीं है। कम से कम इन पैसों से एक बाली खरीद लो। और अगर सेठ जी को इल्म हुआ तो वो नाराज होंगे। उन्हें कौन बताएगा? ठीक है, मैं बाली खरीद लाता हूँ। महेश ने एक सोने की बाली खरीद ली और बचे हुए पैसे लेकर वो सेठ के पास गया। अरे वाह वाह, आज तो तेरी कमाई अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी। तू ऐसे ही ईमानदारी से पैसे लाकर देगा तो जल्द ही तेरा घर तेरा हो जाएगा। और कितने पैसे देने हैं सेठ जी? बस 20,000 और। ठीक है, उम्मीद है जल्दी ही दे दूंगा। महेश यहाँ से अपने घर गया। मेरी बाली लाए क्या? हाँ, ये लो। लेकिन मुझे लगता है मुझे सेठ जी को पैसे दे देने चाहिए थे। वो क्यों? बस 20,000 ही तो बचे हैं। ये बाली नहीं लाता तो 10,000 ही बचते। कोई बात नहीं, अगली बार कमाओगे तो दे देना। फिलहाल मैं ये बाली पहन रही हूँ। बाली पहनकर जया बेहद खुश थी। वो अपनी सोने की बाली दिखाने अपनी पड़ोसन के पास गई। अरे शीला, ये देख, मेरे शौहर मेरे लिए सोने की बाली लाए हैं। ये तो बहुत अच्छी है बाजी, है ना? जया ने गांव की हर औरत को अपनी बालियां दिखाई। और रात को जब जया सो रही थी तो एक चोर ने जया की बालियां चुराई और वहां से फरार हो गया। अगली सुबह, हे राम, मेरी बालियां! हे भगवान, मेरी बालियां चोरी हो गई। तुमने अपनी बालियां किसे दिखाई थी? किसी को नहीं, बस शीला को, विमला को, प्रभा को। पूरे गांव भर में तो मुनादी कर दी और बोलती हो कि किसी को नहीं दिखाई। तुम्हारा तो दिमाग ही घुटने में है। इससे तो बेहतर था कि मैं ये पैसे सेठ जी को दे देता। अहमक औरत। जया के दिल में कोई भी बात नहीं रहती। वो हर बात जाहिर कर देती थी। अगर उसके घर में कुछ अच्छा पकवान भी बने तो सारे गांव को खबर हो जाती थी। अरे महेश भाईजान, आज तुम्हारे घर में खीर बन रही है। हमें नहीं बुलाया? भाई, अब तक तो मैं घर पहुंचा भी नहीं हूँ। मुझे कैसे खबर कि घर में क्या बन रहा है? हमें सब खबर है, जया भाभी ने बताया। महेश तमतमाता हुआ घर पहुंचा। पूरे गांव को इत्तला कर दी कि तुमने खीर बनाई है। इसमें क्या गलत है? बनाई है तो बनाई है। अरे बनाओ तो खुद खाओ ना। दुनिया को खबर करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी इस आदत से परेशान हूँ मैं। कोई बात खुद तक नहीं रखती, सबका ढिंढोरा पीटती रहती हो। अक्सर महेश जया को डांटता भी था। एक रोज की बात है, महेश जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वो एक बहुत तगड़ा दरख्त काट रहा था। तभी उसके पैर में कुछ चुभा। उसने नीचे की मिट्टी खोदी तो उसे एक घड़ा मिला, सोने की मोहरों से भरा हुआ। वाह वाह, मेरे तो नसीब खुल गए। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अभी इसे घर ले जाता हूँ। नहीं नहीं, महेश को जया की बेवकूफी का ख्याल आया। अगर मैं इस घड़े को अभी घर ले गया तो जया सबको खबर कर देगी कि घर में सोने का घड़ा है और सब कुछ चोरी हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महेश सोचने लगा कि वो क्या करे। उसे एक तरकीब सूझ गई। महेश ने घड़े को वहीं मिट्टी में दबा दिया और उसके ऊपर एक पत्ता रख दिया। फिर महेश दरिया के पास गया। दरिया से उसने कई मछलियां पकड़ी। इन मछलियों को उसने एक दरख्त पर लटका दिया। फिर एक दरख्त पर उसने बहुत सारी रोटियां लटका दी। पूरा दरख्त उसने रोटियों से भर दिया और फिर वो अपने घर गया। जया, चलो मेरे साथ।
कहाँ जाना है? मुझे जंगल में एक घड़ा मिला है जिसमें सोने की मोहरें हैं। घड़ा बहुत ही बड़ा है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर घड़ा ले आएंगे। हाँ हाँ चलो, सोने की मोहरों का घड़ा, वाह वाह। जया और महेश दोनों जंगल पहुँचे। जंगल पहुँचते ही जया का तवज्जो रोटी वाली दरख्त पर गया। हे राम, रोटियों का दरख्त? हाँ, कल तो इस दरख्त से रोटियों की बारिश हो रही थी। ये कोई मामूली जंगल नहीं है, बल्कि जादुई जंगल है। थोड़ी दूर चलने के बाद जया ने वो दरख्त देखा जिसपे मछलियाँ लटक रही थी। मछलियाँ उगाने वाला दरख्त? हाँ, इसे छोड़ो, आगे चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महेश उसी जगह पहुँचा जहाँ वो सोने की मोहरों का घड़ा था। उसने पत्ते हटाए। हे भगवान, आपने बिल्कुल सही फरमाया था। हाँ, लेकिन अब ये बात तुम किसी से जाहिर मत करना। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ये किसी से जाहिर करूँ। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। दोनों घर लौटे। जया, जाकर कुएं से थोड़ा ठंडा पानी ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जया घड़ा लेकर घर से बाहर गई और महेश ने घर में गड्ढा खोदकर वो सोने की मोहरों का घड़ा दबा दिया। यहाँ कुएं पर जया को अपनी पड़ोसन शीला मिली। क्या बात है, आज बेहद खुश हो? अब क्या बताऊं, हमारे तो नसीब ही खुल गए। ऐसा क्या हो गया? हमें जंगल में सोने की मोहरों से भरा घड़ा मिला है। क्या? तुम किसी को बताना मत। हाँ हाँ, लेकिन औरतों की बातें कभी रुकी है? शीला ने ये बात आग की मानिंद फैला दी। सेठ जी को भी इस बात की खबर हो गई और सेठ जी सारे गांव वालों के साथ महेश के घर के बाहर पहुँचे। अरे ओ महेश, ओ महेश, अरे बाहिर आ। अब क्या हुआ सेठ जी? तुझे इल्म नहीं कि क्या हुआ? तुझे सोने की मोहरों का घड़ा मिला है जो तू सारे गांव वाले से छुपा रहा है। सोने की मोहरों का घड़ा? वो भी मुझे? ये आपसे किसने कह दिया? और कौन कहेगा? तुम्हारी बीवी पूरे गांव वालों से कहती फिर रही है। सेठ जी, मेरी बीवी दिमाग से थोड़ी सी खिसकी हुई है। अगर झूठ लगे तो उसी से पूछिए कि वो कब जंगल गई और क्या क्या हुआ। ठीक है जया, बताओ जंगल में क्या क्या हुआ? हम लोग जंगल पहुँचे। अब मामूली जंगल नहीं, जादुई जंगल। वहाँ एक दरख्त पर रोटियां लटकी थी, करिश्मा था। फिर हम आगे बढ़े तो दूसरी दरख्त पर मछलियाँ लटकी थी और जब हम और आगे बढ़े तो हमें वहाँ पर सोने की मोहरों का घड़ा मिला जो हम घर ले आए। सुना सेठ जी, अगर यकीन नहीं होता तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। भोला, जा जरा देख घर में कुछ है क्या। सेठ जी के मुलाजिमों ने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कहीं भी मोहरों का घड़ा बरामद नहीं हुआ। अब तो आपको यकीन हो गया ना? मेरे पास कोई सोना नहीं है सेठ जी। अगर होता तो मैं आपका कर्ज नहीं अदा कर देता। वो तो है। सेठ जी के साथ साथ गांव वाले चले गए। उनके जाने के बाद महेश के चेहरे पर मुस्कान आई। हाँ, अब आराम की जिंदगी जीऊंगा। कम से कम अब कोई जया की बातों पर यकीन तो नहीं करेगा और मेरा सोना महफूज रहेगा। अरे सुनिए, ये सब हकीकत में हुआ था ना, तो लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? जया परेशान थी, लेकिन महेश खुश था। उसका सोना महफूज था।